बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपने हमारी पहली वीडियोस देख ली होंगी। आज के लेक्चर में हम बेटा इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोलिजन्स के अंदर इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कोलिजन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कोलिजन के लिए ज़रूरी होती हैं और क्या 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 होता है जब कोलिजन हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें उस पर लगती हैं। ये दो बॉडीज़ हैं जिनके मैसेज M1 और M2 हैं और ये सपोज़ एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मूव कर रहे हैं वेलोसिटीज़ V1 और V2 के। ये अपोजिटली डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, एक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। जब ये आपस में टकराएंगे, जब इनका आपस में आमना सामना होगा तो इस प्रोसेस का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलिजन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जब भी होता है उसमें दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होती हैं, यानी दो चीज़ें कंजर्व रहती हैं, कंजर्वेशन होती है दो चीज़ों की। एक, उसमें हमेशा मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जब आपका कोलिजन होता है तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और दूसरा जब कोलिजन होता है तो उसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, यानी कि आपकी जितनी भी टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो उस केस में कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के अंदर अगर आपका मोमेंटम कोलिजन से पहले 10 न्यूटन सेकंड था तो आपका आफ्टर कोलिजन भी वही 10 न्यूटन सेकंड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये ऐसे कोलिजन जब होगा तो इनकी मोमेंटम की आपस में शफलिंग तो हो जाएगी। हो सकता है कि इसका इनिशियल कम हो, इसका इनिशियल ज़्यादा हो और बाद में दोनों का बराबर हो जाए, या दोनों जिसका कम था वो ज़्यादा हो जाए और जिसका ज़्यादा था वो कम हो जाए, लेकिन ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसी तरह अगर सपोज़ इसकी 10 जूल एनर्जी थी और कोलाइड किया है तो कोलिजन के बाद भी इनकी एनर्जी, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को एक और फॉर्म में भी डिस्कस किया जाता है। इसको कहा जाता है मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कंजर्व, कि अगर सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले और बाद में सेम रहे तो उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, और एनर्जी अगर मोमेंटम की तरह कोलिजन से पहले और बाद में कंजर्व रहे तो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अलबत्ता एक चीज़ जो थोड़ी सी यहाँ पे इशू होता है वो ये होता है कि चाहे एनर्जी कंजर्व हो जाती है, लेकिन जब बात की जाती है काइनेटिक एनर्जी की, जो कि 1/2 mv² होती है, तो वो इन कोलिजन्स के केस में कभी कंजर्व होती है और कभी कंजर्व नहीं होती है। इसी बेस पे इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, मैंने लिखा इनको। तो इसकी दो किस्में होती हैं। इलास्टिक कोलिजन्स वो होते हैं द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। वो कहानी पक्की याद रखनी है जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि इसका मोमेंटम और एनर्जी, वो चाहे जो भी कोलिजन होगा उसके अंदर आपकी मोमेंटम और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। लेकिन जो आपका ये कोलिजन के अंदर, यानी इसका मोमेंटम भी कांस्टेंट है, पी से मुराद मोमेंटम है, और टोटल ई जो है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी हुई है और वो है इसके अंदर इसका
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो भी इसके अंदर कांस्टेंट हो गई है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी इसकी कंजर्व हो गई है। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या प्रैक्टिकली ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एग्जांपल एक देख लें, आपके पास एक बाल है, हार्ड बाल, और यहाँ पे मार्बल का फ्लोर है। आप क्या करते हो, इस बाल को, मार्बल की बाल को या तो किसी मजबूत दीवार पे मारते हो या आप मार्बल के फ्लोर पे मारते हो। जब आप इसको फेंकेंगे तो क्या होगा, ये उसी तरह बाउंस बैक करेगी, आपके हाथों में पहुंचेगी और उतनी ही एनर्जी लेकर, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ, उतनी ही वेलोसिटी के साथ वापस आएगी जितनी के साथ ये गई होगी। तो ये कोलिजन जो है वो आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन एक और भी होता है, सपोज दो बाल्स, वही बाल्स वाला केस बार बार डिस्कस हो रहा है। दो बाल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर जाती हैं, तो कोलिजन जब एक ही डायरेक्शन में सपोज ये जाती हैं और कोलाइड कर जाती हैं, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहे, तो सपोज अगर इनकी पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 50 जूल थी बिफोर कोलिजन, और बाद में भी हो गई वो भी 50 जूल हो गई आफ्टर कोलिजन, तो इस वक्त ये कोलिजन जो है आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ऐसे कोलिजन्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी हमेशा फिक्स वैल्यू रखती है, कंजर्व्ड वैल्यू रखती है, उन कोलिजन्स को इलास्टिक कोलिजन्स कहा जाता है। अलबत्ता वो बात फिर एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है कि एनर्जी और टोटल मोमेंटम इनका हमेशा कंजर्व रहना है। तो ये पहला केस है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। दूसरा है जिसको कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन होता है द कोलिजन इन विच, इसी का उलट है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं होती है जनाबे वाला, इसने कभी अपने आप को फिक्स किया ही नहीं है, इसने अपनी एनर्जी को फिक्स रखा ही नहीं है। तो कैसे, इसकी कोई एग्जांपल, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। दूसरा, इसके अंदर वो बात फिर वही है कि इसमें P भी कांस्टेंट रहना चाहिए और E भी, टोटल एनर्जी जो है वो इसकी हर हाल में कांस्टेंट रहती है, यानी मोमेंटम और एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे पास एक टेनिस बॉल है और मैं इसको, यहाँ पे एक फ्लोर है जिस ग्रासी फ्लोर है, मैं इसको ग्लासी फ्लोर के ऊपर मारता हूं। कहाँ मारते हैं? एक ग्लासी फ्लोर के ऊपर इसको फेंका जाता है। जब आप ग्लासी फ्लोर के ऊपर इसको फेंकोगे तो यकीनी बात है कि जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो ये जब बाउंस बैक करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर है कोलिजन या बिफोर स्ट्राइकिंग नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द सिस्टम स्ट्राइकिंग और आफ्टर द कोलिजन, जो कोलिजन के बाद वाली एनर्जी है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। इस केस में और इस केस में फ़र्क क्या है? इस केस में ये होता है कि इसमें मोस्टली यहाँ पे जब कांटेक्ट होता है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना अपना किरदार अदा नहीं करती है इतना, और इस वजह से इसमें लॉसेस जो हैं कम से कम होते हैं। फ्रिक्शन जो होती है या तो स्मॉलर होती है या बिल्कुल ख़त्म होती है। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन उस वक्त होते हैं
जब आपकी फ्रिक्शन डोमिनेंट बिहेवियर पे आ जाती है, जब आपकी फ्रिक्शन ऐसे हालात में आ जाती है कि वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और बीच में फ्रिक्शन ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है, फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू एक काफ़ी सारी डाल दी है, तो उस वक्त ये कोलिजन हमेशा इनइलास्टिक होगा और उस केस में आपका जो है ज़्यादातर वाइब्रेशन जो होगा वो आपका, या जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी उसमें से एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक दो बातें बताना चाहूँगा कोलिजन के हवाले से, और इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन की कहानी चूँकि हमारी यहाँ पे चले जा रही है। तो इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन जब भी होते हैं, इनकी दो किस्में और भी, इलास्टिक की फिर मेन दो किस्म के कोलिजन, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक होता है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। जी, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कोलाइड करते हैं, एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनका कोलिजन होता है, तो उस वक्त उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहा जाता है, इन वन डायरेक्शन कहा जाता है। यानी सपोज़ अगर एक्स एक्सेस के हवाले से देखा जाए तो पहला अगर सपोज़ ये एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर ही जा रहा है, तो इस वक्त इसका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है। हमारा जो अक्सर सामना होता है जब हम किसी चीज़ को पुश करके आगे लगा के जा रहे होते हैं, जब किसी चीज़ को धक्का लगा के जा रहे होते हैं, हम ऑलमोस्ट इसी बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चीज़ों को पुश करके आगे मूव कराने के लिए हम यही वाला कोलिजन कराते हैं। एक और कोलिजन भी हो सकता है जिसमें दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्टेड हों और वो कोलाइड करें। डेफिनेट बात है जब अपोजिटली डायरेक्टेड बॉडीज़ कोलाइड करेंगे तो इनकी कोलिजन का नेचर जो होगी वो कुछ और होगी, यानी होगा इलास्टिक हो सकता है, लेकिन इस तरह की और इसकी कैलकुलेशन जो होगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में कैलकुलेशन करने में बड़ा मददगार साबित होगा। स्टूडेंट्स, ये तो हमारी चंद एक एग्जांपल्स थी इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस और इन इलास्टिक कोलिजन की। अब हमने इन्हीं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स को नेक्स्ट जो है वो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके अंदर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है और इसके लिए हमने कुछ चीज़ें निकालनी हैं। तो मैं उस के हवाले से दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब जब भी आप कोलिजन इलास्टिक शो करेंगे तो आपने जो सिस्टम लेना है, जो भी या बाल्स लेनी है या जो भी चीज़ लेना है वन डायमेंशन के लिए, तो ज़रूरी है कि इनकी जो वेलोसिटीज़ होनी चाहिए। सपोज़ इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो पहली बात यह है कि इनकी वेलोसिटी वन डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए इन दोनों के लिए। और दूसरी बात जो यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझूँगा वो ये है कि इलास्टिक करने के लिए आपने सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। अगर बाल्स को आप मूवमेंट करा रहे हैं तो आपका, और सपोज़ अगर ये टकराएंगी तो फिर जो बाद वाली वेलोसिटीज़ होंगी उनको भी आप अपना नाम देंगे। मसलन ये v1 है तो इसको v1 डैश कह दें, ये v2 है तो इसको v2 डैश कह दें। अब अपनी मर्ज़ी से u और u1 u2 और v1 v2 भी कह सकते हैं। इशू क्या है यहाँ, असल बताने का मतलब ये है, अब आपका टारगेट जो होगा, जो अगले टॉपिक में फ़ायदा देगा, वो आपने दो चीज़ें निकालनी हैं। वो आपने लिखना है मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
एक तो ये साबित करना है जब भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इलास्टिक कोलिजन की। दूसरे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, बाकी आपको अच्छी तरह पता है। अब इसका मोमेंटम होगा तो m1 v1 होगा, इसका m2 v2 होगा, तो इसका इनिशियल आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, इसका आएगा फाइनल आएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये इस तरह काइनेटिक एनर्जी पहले की 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये थोड़ी सी इसकी बेसिक्स थी जो कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस के लिए, ये फेडरल बोर्ड का हो या पंजाब बोर्ड का, सारे बोर्ड्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो नेक्स्ट आना है तो उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ क्लियर करता चलूँ, वन डायमेंशन से मुराद ये होता है कि आपकी मूवमेंट एक ही एक्सिस पे हो रही हो, यानी बॉडी सीधा मूव कर रहा हो। और टू डायमेंशन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बॉडी का रोटेशन भी कर रहा हो और स्ट्रेट फारवर्ड मूव भी कर रहा हो, तो उस वक्त उसकी टू डायमेंशंस भी ली जाती हैं। तो आइए इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।